अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि पिछले 2 हफ्ते से तो तेज़ी देख रहे हैं हम चाइना के अंदर, और प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वक्त मेन ड्राइविंग फोर्स दोबारा से चाइना है। जो तेज़ियाँ आ रही हैं वो चाइना की वजह से आ रही हैं। अगर हम लोग लास्ट प्राइसिंग की बात करें, जो वीकेंड के ऊपर प्राइस थी वो आयरन ओर की तकरीबन 105.25 हो गई थी, जो कि काफ़ी अर्से के बाद $100 क्रॉस करके ये ऊपर गई है और यहाँ पर भी स्टेबल हुई है जाके। कोकिंग कोल की प्राइस भी तकरीबन $180 के पास आसपास आ रही है, जो कि ऊपर चली गई थी। अब वापस जो है वो रीएडजस्ट हुई है। काफ़ी ज़्यादा हाइक्स हैं प्राइसेस के अंदर, काफ़ी तेज़ी से प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो अब लोगों का यही एक ख़तरा और डर है लोगों को कि यहाँ पे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, या कहीं वापस ना आ जाए कहीं पर प्राइस यहाँ से। तो थोड़ी देर अब वो लोग वेट करेंगे, देखेंगे। अगर मार्केट स्टेबल हो जाती है तो फिर चीज़ें इसी तरीके से आगे मूव करेंगी। अगर इसके और बिलेट्स की बात करें और HRC CRC की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में इजाफा हुआ है। तकरीबन $35 से $40 मार्केट पिछले 2 हफ्ते में बढ़ी है, जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं उनकी। और बिलेट्स के ऊपर भी इसी तरीके से तेज़ी आई है। जो मेजर रीज़न है उनके वही है कि पॉलिसीज़ कुछ चेंज हुई हैं। प्रोडक्शन कट डाउन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैक डाउन हुआ है कि प्रोडक्शन कट डाउन करनी है। कुकिंग कोल के हवाले से भी उसके अंदर भी कट डाउन की जो है उन्होंने प्रोडक्शन कट डाउन की बातें हुई हैं चाइना के अंदर। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से शूट अप कर गई थी। मेन सप्लाई की साइड से जो है वो चीज़ों को रोका गया है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है। जो सेल्स हैं वो उस हवाले से इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई हैं जितनी होनी चाहिए थी। वो अभी भी उतनी तेज़ी नहीं है वहाँ पर, बट जो पीछे से सप्लाई का कट डाउन आया है उसकी वजह से मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये देखते हैं, ये हफ्ता काफ़ी क्रिटिकल होगा कि प्राइसेस अब जिस लेवल पे आ गई हैं $40 बढ़ के, ये यहाँ पर एडजस्ट होती हैं या फिर एक थोड़ा सा डाउनवर्ड करेक्शन लेके $5-10 नीचे सेटल होंगी। बट उम्मीद ये की जा रही है कि जो पिछले हमने बॉटम्स देखे हैं प्राइसेस, वो अभी फिलहाल वापस आता नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि प्राइसेस मिडवे कहीं पर सेटल हो जाए। इसी तरह अगर वियतनाम की बात करें, वियतनाम, साउथ कोरिया, इन रीजन्स के अंदर भी प्राइसेस पे इम्पैक्ट तो आया, बट अभी अब वहाँ पर स्लो डाउन है। स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर थोड़ी सी कमी फील हो रही है वहाँ पर, क्योंकि फिनिश की जो पिकअप है मटेरियल्स का वो नहीं हो पा रहा है। साउथ कोरिया के अंदर भी इसी तरीके से है कि प्राइसेस जो है पिकअप नहीं कर पा रही हैं। और मेनली जो उन रीजनिंग उसकी है वो डंपिंग है। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डंपिंग हो रही थी उसके बारे में एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। वो भी जापान से और चाइना से जो है वो प्राइसेस जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उसको फ़िलहाल कर्टेल करना चाहते हैं कि वो कम से कम हो, ताकि लोकल इंडस्ट्री चल सके। अब देखते हैं कि इनके क्या डिसीजन आते हैं। कई कंट्रीज अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं एंटी डंपिंग के ऊपर, उसके रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं। अगर टर्की की बात करें तो वहाँ पर भी तेज़ी नज़र आ रही है, जो कि मैंने 2 हफ्ता पहले बताया था कि टर्की को काफ़ी सारे वेसल्स खरीदने हैं। हमने वही चीज़ अभी देखी पिछले 2 हफ्ते के अंदर। काफ़ी सारे वेसल्स उन्होंने मार्केट में इंक्वायरीज आई और बाइंग होती रही। अगर पिछले हफ्ते का कंपैरिजन करें तो तकरीबन $3 से $4 का इजाफा हुआ है। उसके रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं। अगर स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर काफ़ी सारे बल्क वेसल्स जो हैं बुक हुए हैं रिसेंटली, तो जो एपेटाइट टर्की की थी वो बेसिकली ऐसा पूरी हो रही है और रीस्टॉक हो रहा है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो HMS तकरीबन $346 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जबकि जो श्रेडेड है वो 366, 367, 368 इस तरीके से उसके प्राइसेस सामने आ रहे हैं। और फिलहाल अभी बाइंग रुकी नहीं है टर्की की, अभी जारी है। होपफुली उनको भी जो डोमेस्टिक उनकी सेल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता भी बेहतर होंगी। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम हो गया है। तकरीबन 3% के आसपास इंटरेस्ट रेट कम किया, जो कि 46% था, वो 43% हो गया है। फर्दर कमी भी इसके अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले दिनों के अंदर। तो होपफुली टर्की की जो इंडस्ट्री है वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगी। अगर ईरान की और CIS के बिलेट्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। $2 ऊपर नीचे प्लस माइनस की पोजीशन उनकी नज़र आ रही है। जो ईरानी बिलेट है वो भी 413-15 के आसपास FOB बेसिस पे मूव कर रहा है, जबकि CIS कंट्रीज़ का 440 FOB के आसपास मूव कर रहा है। यूरोप की बात करें तो फ्लैट प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अभी जो चाइना की प्राइसेस बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में आ रहा है। ख्वाह वो स्क्रैप वाले हों चाहे मिल्स हों, सभी ने अपने प्राइसेस को एक दफ़ा पुश करने की कोशिश की है। और वहाँ पर भी तकरीबन €20 के आसपास यूरोप के अंदर फ्लैट प्रोडक्ट की प्राइसेस को जो है बढ़ा दिया गया है। जो एक बड़ी परेशान कुन बात है यूरोप के अंदर वो है कि अब वो दोबारा से फेरस स्क्रैप की तरफ रुझान हो रहा है यूरोपियन कमीशन का। वो ये चाहते हैं कि स्क्रैप हमारी बाउंड्री के अंदर रहे, यूरोप के अंदर रहे, क्योंकि ग्रीन स्टील बनाना है तो रिसाइकिल करना है आपने। अगर स्क्रैप होगा ही नहीं और आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर वापस ब्लास्ट फर्नेस का ऑप्शन रह जाएगा, आयरन ओर का ऑप्शन रह जाएगा। तो उससे वो दूर जाना चाहते हैं। ये काफ़ी पुरानी डिस्कशन है, बट फिर से दोबारा काफ़ी एग्रीवेट हो चुकी है और सुनने में आ रहा है कि चंद महीनों के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अभी उन्होंने डेटा को ऑलरेडी कंपाइल करना शुरू कर दिया कि कितनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, कितनी लोकल प्रोडक्शन है। अगर उसके ऊपर किसी किस्म के ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर रहे हैं उनको, आपके जो पोल्यूशन के सर्टिफिकेट्स हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ के, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइट होता जा रहा है जो घेरा है उनका। मुझे ये फील हो रहा है कि आइंदा चंद माह के अंदर, अगले साल तक कम से कम, मैक्सिमम भी अगले साल तक ये और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे इसके ऊपर, और हमें सर्टिफिकेशन भी अपनी कंप्लीट करनी होंगी। और हो सकता है कोई ड्यूटीज़ भी कुछ वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दें। मुमकिन है सब कुछ। तो हो सकता है कि स्क्रैप की जो शॉर्टेजेस पहले ही हैं वो अभी फिर से
जो हर कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यूरोप के अंदर भी देखने में आ रहा है कि शायद वो रिस्ट्रिक्ट करें अपनी एक्सपोर्ट्स को। यूएस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्किंग हो रही है, और काफ़ी हद तक तो ड्यूटीज़ उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई हैं। कुछ और रीबार्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वर्किंग हो रही है कि जो रीबार्स इंपोर्ट होते हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं है और डोमेस्टिक उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। जो डोमेस्टिक मार्केट है यूएस की वो काफ़ी हद तक स्टेबल है, किसी किस्म की कोई खास चेंजेस नज़र नहीं आ रही हैं। अगस्त के अंदर अब देखना है कि प्राइसेस कहाँ पर जाते हैं, बट जुलाई के अंदर तो प्राइसेस बड़ी फ्लैट थी और किसी किस्म का कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए उसके अंदर। इंडिया के अंदर कुछ अभी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी बेहतर हुई हैं और उनका रुझान बढ़ रहा है। बाइंग नहीं हुई उस तरीके से, बट रुझान काफ़ी होता जा रहा है क्योंकि बारिश वारिशें काफ़ी तेज़ पहुंच जाने का प्रॉब्लम था वहाँ पर उसकी डिलीवरीज का, उसकी ट्रांसपोर्ट का, जिसकी वजह से स्क्रैप की तरफ रुझान हुआ है थोड़ा सा और इम्पोर्ट के ऑर्डर्स भी कुछ मौसूल हुए हैं। बट जो श्रेड की प्राइस है अभी भी उनकी काफ़ी कम है, 360-65 के आसपास बात कर रहे हैं, उससे ऊपर जाने को तैयार नहीं है। ओवरऑल जो डाउन स्ट्रीम डिमांड है वो अभी भी कम है। इंडिया के अंदर मानसून का सीज़न है और काफ़ी ज़्यादा बारिशें वारिशें जिसकी वजह से कोई मेजर पिकअप हो नहीं पा रहा। बट काफ़ी अर्से के बाद इंक्वायरीज़ और हलचल शुरू हुई है इंडिया के अंदर। लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि अपने शॉर्ट टर्म जो उनके गैप्स है उसको पूरा करने के लिए वापस मार्केट में आए इंडियन कस्टमर्स और एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कुछ वॉल्यूम्स मूव हो सके। तो ये एक खुशहाइन बात होगी शिपर्स के लिए कि इंडिया किसी तरीके से उसमें आ जाए। और मेजरली अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो इम्पोर्ट्स हुई हैं 2025 के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। 2024 से कंपैरिजन के अंदर तकरीबन 17% का डाउनफॉल है इम्पोर्ट्स के अंदर। उसकी मेजर रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो थे उनको वो डिले हो गए हैं, स्टील डिमांड वीक है, अभी मानसून सीजन चल रहा है, बारिशें हैं, कुछ इलेक्शंस के इश्यूज से पहले जिसकी वजह से मामला ख़राब थे। लोकल स्पॉन्जर काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड स्क्रैप। फिर उसके बाद बाहर से DRI HBI भी आना शुरू हो गया इम्पोर्ट का, इंडिया में सस्ता जो लोकल प्राइसेस थी उससे भी कम आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से स्क्रैप की डिमांड अभी तक डिप्रेस ही चल रही थी वहाँ पर। फिर GST के ऊपर उनके कुछ क्रैकडाउन चल रहे थे जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो सकी। अब बाकी बात करते हैं, यहाँ पर डिमांड मुसलसल चल रही है, सेल्स हो रही हैं, कस्टमर्स एक दूसरे के बारे में कंसर्न है कि लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, बट रेगुलर सेल्स हो रही हैं और काफ़ी अच्छी रीस्टॉकिंग की है पाकिस्तानी कस्टमर्स ने। तकरीबन अभी शेड का प्राइस जो चल रहा है वो 385 के आसपास चल रहा है इन जनरल, और 382-83 की बिड्स आ रही हैं। कुछ लोग 390 भी मांग रहे हैं अभी शेडेड का, अच्छे शेडेड का, उनको भी 385 की बिड्स आ रही हैं। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो 383-385 की मार्केट इस वक्त प्रीवेल कर रही है, जबकि दुबई की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते के अंदर भी $10 का इजाफा हुआ है। जो फैब्रिकेशन है वो भी 395 से 400 के दरमियान आ चुका है। शेडेड की प्राइसेस भी 400 को क्रॉस कर चुकी हैं अभी। तो जिसको इमीडिएट डिमांड है और माल चाहिए उसको महंगा माल खरीदना पड़ रहा है ला मौला किसी भी तरीके से। बट यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये तेज़ी इस तरीके से सस्टेन करेगी और कस्टमर माल मांगते रहेंगे, क्योंकि मानसून है, बारिशें हो रही हैं, सैलाब की सिचुएशन है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बट ओवरऑल पेमेंट्स की सिचुएशन, लिक्विडिटी की और माल के निकास की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है बारिशों की वजह से। होपफुली जब ये मौसम थमेगा, थोड़ी बेहतरी आएगी, तो फिर जाकर चीज़ें वापस स्टेबलाइज़ होंगी। बट एज़ ऑफ नाउ इन हालात के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर मेजर बात ये है देखने वाली कि बाहर प्राइसेस कम नहीं हुए और ऑर्डर बुक्स भी बहुत हेल्दी हैं सेलर्स की। तो आसार भी नज़र नहीं आ रहे कि प्राइसेस किसी किस्म की कमी कोई आ सके, लोगों के पास ऑर्डर्स हैं अपने। तो अब देखते हैं कि अगले हफ्ते या 10-15 दिन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं मार्केट के। बट टाइमिंग ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस फिलहाल ऊपर ही सस्टेन करेंगे और लोगों को माल खरीदना पड़ेगा। और यही मेरी रिकमेंडेशन थी 2 हफ्ता पहले भी कि जिसको माल खरीदना है वो पहले ही खरीद ले, इससे पहले कि मार्केट बढ़े। और मार्केट इन द मीन टाइम तकरीबन $15 के आसपास बढ़ ही चुकी है पिछले 2 हफ्ते के अंदर। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।